अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप अगर क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं या मे बी किसी भी बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, पंजाब के किसी भी बोर्ड में, पिंडी बोर्ड में, सिंध बोर्ड में, एबटाबाद बोर्ड में, कश्मीर बोर्ड में, किसी भी जगह, तो ये वाले क्वेश्चन आपके लिए हैं। क्योंकि आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको मैंने एक फ़र्स्ट पार्ट में सॉल्व किया। इसके जो 10 पार्ट्स थे, तो आपको अगर उसकी पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन है, ये 27 क्वेश्चन है जो चैप्टर 6 को कवर कर रहे हैं, और जो चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, उसकी 7.1 एक्सरसाइज को। तो आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करें, साथ आप इस पीडीएफ को ओपन करें और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें और उनको ख़ुद से सॉल्व करें। तो हमने पार्ट 10 कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में, तो वो आप देखें तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास नाइन्थ जो मैथमेटिक्स है, तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है। और अब हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं पार्ट नंबर 11 से, वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर जो 11 है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो उसने स्टेटमेंट लिखी है, शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये जो फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स, क्या ये एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं, मतलब क्या ये एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और उनको प्लॉट भी करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मतलब इसका ग्राफ बनाना है। और नेक्स्ट हमने प्रूव करना है द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल इज सेम। क्या इसके जो डायगनल बनते हैं, आपको पता है जो रेक्टेंगल उसमें दो डायगनल बनते हैं। डायगनल का क्या मतलब होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स को लाइन ज्वाइन करती है उसको डायगनल कहते हैं। क्या वो भी सेम है। और हमने ये भी प्रूव करना है कि जो दो ट्राइंगल बनती हैं ए बी सी और ए बी डी, क्या वो राइट ट्राइंगल हैं, मतलब क्या उसमें पैथागोरस थ्योरम इक्वल आता है। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो पार्ट नंबर 11 हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने पार्ट नंबर 11 के लिए सबसे पहले तो ये 4 वर्टेक्स थे। फर्स्ट वर्टेक्स का नेम ए रख लिया, सेकंड का बी, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फिर बी सी वर्टेक्स का डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, फिर सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया और डी ए का। तो यहाँ ये डिस्टेंस की नोटेशंस हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ना ए बी, यहाँ उसके साथ बाहर डी लिख दिया, यहाँ सी डी के बाहर ये एब्सोल्यूट वैल्यू की जो नोटेशन है वो अप्लाई कर दी, यहाँ मैयर डी ए। तो ये एक्चुअली जितनी भी नोटेशंस मैंने लिखी हैं ये डिस्टेंस के लिए यूज़ होती हैं। तो ये डिस्टेंस की नोटेशन है। तो इस तरह सबसे पहले मैंने 4 डिस्टेंस फाइंड कर लिए। अब इन 4 डिस्टेंस में देखें जो ऑपोजिट डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहे हैं। जैसे ए बी है वो डिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है, डी सी के, और जो बी सी डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है ए डी के। तो इसका मतलब है कि इसके 4 डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं। और सेकंड हम चेक करेंगे पैथागोरस थ्योरम को, क्या पैथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई होता है। अगर 4 डिस्टेंस मतलब दो दो डिस्टेंस ऑपोजिट डिस्टेंस, जैसे ए बी सी डी ए डी, अगर दो दो डिस्टेंस इक्वल आए और पैथागोरस थ्योरम बराबर आए तो फिर उसको हम कहते हैं ये एक रेक्टेंगल बनाता है, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल होता है। तो इसलिए मैंने देखें यहाँ पे ए से सी को जब ज्वाइन किया ना तो ये एक डायगनल बन गया। तो जब ए को सी से मैंने ज्वाइन किया तो ये आप देख लें ए बी सी, ये एक राइट ट्रायंगल भी बन गई है। और जब मैंने इस डायगनल को ज्वाइन किया बी डी को, तो देखें ये ए बी डी, तो ये एक अलग से ट्रायंगल बन गई है, राइट ट्रायंगल बी ए डी। तो इसका मतलब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। जब आप डायगनल्स को मिलाते हैं ना, जैसे ए सी को मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गई, जब बी डी को ज्वाइन किया तो ये दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो आप देखें इसमें डिस्टेंस सबसे पहले फाइंड किए, फिर अब हम इसमें फाइंड करेंगे। इसके लिए देखें हम पैथागोरस थ्योरम देखेंगे क्या वो इक्वल आता है। तो उसके लिए मैंने ट्रायंगल ए बी सी उसको यूज़ किया। उसमें देखें बी इसकी वैल्यू क्या है ए बी, उसका स्केयर परपेंडिकुलर क्या है बी सी उसका स्केयर, तो कितना आ रहा है 52। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ डायगनल कितनी आ रही है, अंडर रूट 52। दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया तो लेंथ ऑफ डायगनल कितनी आ रही है, अंडर रूट 52। तो अब आप देखें लेंथ ऑफ डायगनल भी इसमें फाइंड करनी थी, अंडर रूट 52 आ रही है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है,
ये जो ट्राइंगल ABC है ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसमें जो पैथागोरस थ्योरम है वो इक्वल आ रहा है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर इक्वल टू हाइपार्टीनियस स्केयर आ रहा है, तो इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर जब हम ये जो BD डायगनल है ना, ये देखें, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। इसको भी हम चेक करेंगे, AB का स्केयर प्लस AD का स्केयर क्या वो BD स्केयर के इक्वल आता है? तो उसके लिए भी हमने क्या किया, AB का हमने पहले डिस्टेंस फाइंड किया हुआ था उसका स्केयर प्लस AD डिस्टेंस भी फाइंड किया हुआ था उसका स्केयर, तो 52 बन गया। दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो BD की वैल्यू भी देखें अंडर रूट 52 आ रही है, तो मतलब AB का स्केयर प्लस AD का स्केयर वो भी 52 आ रहा है, और उसका जो हाइपार्टीनियस बनता है जो डायगनल है उसका BD उसका स्केयर भी 52 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो पैथागोरस थ्योरम अगर इक्वल आ जाए तो फिर इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है कि ये जो शेप दी हुई थी ना 4 वर्टेक्स वाली, ये एक रेक्टेंगल है। मतलब जब भी रेक्टेंगल प्रूव करोगे उसके लिए क्या करोगे, 4 डिस्टेंस निकालोगे और अपोजिट डिस्टेंस क्या आएंगे, इक्वल। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, और सेकंड क्या कंडीशन है, आप ना इन दोनों में से कोई एक पैथागोरस थ्योरम अगर इक्वल आएगा, जैसे यहाँ ट्राइंगल ABC के लिए कर लोगे, मतलब जो वर्टेक्स दिए होंगे ना उसके अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल बनेगी उसके लिए पैथागोरस थ्योरम इक्वल आएगा। अगर आप दो डायगनल है ना, आप इसको मिलाओगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगी। चाहे तो इसके लिए चेक कर लो कि क्या पैथागोरस थ्योरम इक्वल आता है, अगर नहीं तो जो दूसरा डायगनल बनेगा उसके लिए जो ट्राइंगल बनेगी उसको चेक कर लो। तो ये दो कंडीशन होती हैं रेक्टेंगल के लिए, तो वो आप चेक करेंगे, तो अगर वो इक्वल आएंगी तो ये रेक्टेंगल बनेगी। और सेकंड इसमें उसने पूछा हुआ था आल्सो प्लॉट देम, तो ये हमने इसको प्लॉट भी कर लिया। तो प्लॉट का मतलब है हम एक्स एक्सेस लेंगे और वाई एक्सेस। तो आप क्या करेंगे, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ था x की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू -1 थी, तो आपने x से स्टार्ट करना होता है, x से ड्रैग करेंगे और उसको जो y की वैल्यू -1 है ना ये नीचे की तरफ, उसके सामने यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, 8, -1, तो x की 8 वैल्यू से स्टार्ट करोगे और -1 के सामने पॉइंट लगा दोगे। फिर थर्ड क्या था, 8 से ही स्टार्ट करना है 3 के सामने, तो मतलब ऊपर की साइड y पॉजिटिव है। फिर x की वैल्यू 2 थी और उसको y के सामने लेके आना है। तो इस तरह से जब आप वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। तो ये एक्चुअली इसको कहते हैं प्लॉट, या वो ये भी कह सकता है इसको ग्राफिकली शो करें, तो ये इसकी ग्राफिकल नोटेशन है। और फिर इसमें ये भी पूछा हुआ था कि क्या डायगनल्स की लेंथ इक्वल है, तो AC डायगनल भी हमने निकाला था, वो √52 आ रहा था, और जो BD डायगनल था उसकी लेंथ भी फाइंड की थी, वो भी √52 आ रहा था। इसका मतलब है जो डायगनल्स की लेंथ है वो भी इक्वल है। ठीक है, लेंथ का मतलब एक्चुअली होता है डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ लेंथ का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस। तो ये हमने उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ फाइंड कर ली थी। तो अच्छा, इसमें एक और भी बात याद रखनी है, अगर स्केयर हो, स्केयर में भी सेम होता है, जैसे रेक्टेंगल में है ना, स्केयर में भी क्या होता है, उसके 4 डिस्टेंस निकालने होते हैं, 4 के 4 डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल, और पैथागोरस थ्योरम इक्वल होगा, तो उसको हम स्केयर कहते हैं। तो ये इसका हमने पार्ट किया था, पार्ट नंबर 11। तो अब हम इसका जो पार्ट नंबर 12 है उसके अंदर चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पॉइंट, उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट के लिए आप देखें, सबसे पहले तो 3 वर्टेक्स दिए हुए ABC, कोई भी आप रेंडमली नाम लिख सकते हैं कैपिटल लेटर। तो हमने डिस्टेंस निकाला A और B का, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, वो डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस हमने फाइंड किया BC वर्टेक्स का, तो ये डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस हमने फाइंड किया CA वर्टेक्स का, तो उसका डिस्टेंस भी ये हमने 3 डिस्टेंस फाइंड कर लिए हैं। फिर ना कोलिनियर पॉइंट के लिए आपने, कोलिनियर पॉइंट के लिए क्या होता है कि सम ऑफ 2 डिस्टेंस इज़ इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। मतलब आप सबसे पहले 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर कोई से रैंडमली 2 डिस्टेंस चेक करें क्या उनको प्लस करने से थर्ड डिस्टेंस आ रहा है। तो आप जैसे मैंने, एक तो क्लियर नज़र आ रहा है ना कि AB को मैं BC में ऐड करूं तो CA आ रहा है, डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि वो इक्वल आ रहे हैं।
अदरवाइज़ आप ना पहले स्टार्ट पे दो डिस्टेंस को ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या वो थर्ड के इक्वल आ रहा है, तो रैंडमली आप दो दो को ऐड करेंगे और चेक करेंगे पहले ए बी को बी सी में क्या वो सी ए के इक्वल आ रहा है, फिर बी सी को सी ए में क्या वो ए बी के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह रैंडमली दो दो डिस्टेंस ऐड करेंगे, चेक करेंगे। अगर तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, दो दो को ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या थर्ड के इक्वल आ रहा है। तो अगर दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल आएगा तो उसको कहेंगे ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। या हम ये कह सकते हैं जो पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये हमने पार्ट नंबर इसका 12 करना था। तो पार्ट नंबर 12 के बाद इसका देखते हैं पार्ट नंबर जो इसका 13 है। तो पार्ट नंबर इसका 13 देखते हैं। पार्ट नंबर 13 में क्या है, अब ये देखें ये नया टॉपिक है, ये बेरिंग के रिलेटेड है, तो इसको हम देखते हैं। तो आप पार्ट नंबर 13 में देखें, अ कार लीव द गैराज एट अ बेरिंग ऑफ 040 डिग्री। एक कार है वो गैराज को लीव करती है किस एंगल पे, 40 डिग्री पे, एंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर 13 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर नॉर्थ एंड हाउ मैनी किलोमीटर ईस्ट हैज़ द कार ट्रेवल्ड फ्रॉम द गैराज। तो आप देखें जो बेरिंग है ना, बेरिंग एक्चुअली क्या होता है, एंगल। ठीक है, बेरिंग क्या होता है, एंगल। और ये जो एंगल है ना इसमें 3 डिजिट्स होते हैं। जैसे यहाँ 40 था ना, उसके साथ 0 लगाया हुआ है क्योंकि 3 डिजिट बनाना है। तो बेरिंग एक एंगल होता है और वो 3 डिजिट एंगल होता है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, क्लॉकवाइज, और वो नॉर्थ से स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट आपने बेरिंग के लिए याद रखते हैं। तो इसके बाद देखें पार्ट नंबर 13 अगर हम सॉल्व करें, तो पार्ट नंबर 13 के लिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मैं कहता हूँ ए है, ये गैराज है। ठीक है, अब यहाँ से ना एक गाड़ी निकलती है, और वो जो गाड़ी निकलती है वो 40 डिग्री के एंगल से यहाँ से मूव करती है। तो एक्चुअली जो गाड़ी है वो यहाँ से मूव करती है, गैराज से। तो इसलिए बेरिंग में ना आपने जहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जब भी मूव करना होगा तो वो नॉर्थ उस पर ड्रा करोगे। तो इसके ऊपर मैंने ना ये नॉर्थ डायरेक्शन ड्रा की है। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ क्या लिखा, नॉर्थ। और यहाँ से गाड़ी एक मूव की, और उसने डिस्टेंस कितना किया, ये देखें 13 किलोमीटर था। और यहाँ किस एंगल से मूव कर रही है, 40 डिग्री से, यहाँ 40 डिग्री लिखा। फिर उसके बाद आपको पता है आपके पास जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं। ऊपर नॉर्थ होता है, उसके ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, और उसके राइट साइड पे ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट। अब वो कह रहा है कि वो जो कार है ना वो गैराज से इस तरह मूव कर रही है, 13 किलोमीटर डिस्टेंस उसने मूव किया। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये वाली जो कार है ये जब इस तरफ मूव हुई, तो आपने ये बताना है कि इस कार का ईस्ट साइड पे कितना डिस्टेंस और वेस्ट साइड पे कितना डिस्टेंस है। देखें ये जो गाड़ी है ना ये इस तरह अगर मूव करे इस तरह, तो ये ईस्ट है, ये देखें ये ईस्ट है। तो आपने ये बताना है ये जो कार है ये ईस्ट साइड पे कितना इसने डिस्टेंस कवर किया, और वेस्ट साइड पे ये देखें ये ऊपर जाएंगे तो ये वेस्ट बनता है, ये ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पे ईस्ट और सॉरी नॉर्थ उसने पूछा है कि ईस्ट साइड पे उसका डिस्टेंस कितना है और नॉर्थ साइड पे कितना है। तो ईस्ट साइड पे भी फाइंड करना है, उसका नाम एक्स लिख लिया, और नॉर्थ साइड पे मतलब पहले ऐसे फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ है। तो ये हमने नॉर्थ भी फाइंड करना है। तो ईस्ट भी फाइंड करना है, मतलब ए सी ईस्ट और सी बी नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ के ऊपर की तरफ नॉर्थ है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा था। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ फार्मूला यूज़ कर लिया। जैसे यहाँ 40 था ना, टोटल 90 बनता है, तो यहाँ 50 बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 40 है तो ये इतना पोर्शन क्या होगा, 50, तो टोटल 90 होता है। तो साइन 50 यूज़ किया, किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टीनियस। परपेंडिकुलर इसमें वाई है और हाइपार्टीनियस इसमें क्या है, ए से बी तक जो 13 है। तो कैलकुलेट 13 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ वाई आ जाएगा। वाई का मतलब क्या है, इन नॉर्थ डायरेक्शन, जो कार है उसने नॉर्थ डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया है। और फिर उसके बाद हमने एक्स को फाइंड करना है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में कार ने कितना ट्रैवल किया है। तो कॉस 50 लिखेंगे, किसके इक्वल होता है, बेस एक्स है और हाइपार्टीनियस 13 है,
13 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x का मतलब क्या है, इन ईस्ट डायरेक्शन, कार ट्रेवल्ड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमने इसमें फाइंड करना था पार्ट नंबर 13 में। फिर इसका अगर हम पार्ट नंबर 14 देखें तो पार्ट नंबर 14 में क्या है, बाबर आजम वॉकड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू एट अ बेरिंग ऑफ 50 डिग्री फॉर 3 किलोमीटर। देन ही वॉकड फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर एट अ बेरिंग ऑफ 140 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज़ 5, आल्सो फाइंड द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम पी। तो सबसे पहले देखें, जो बाबर आजम था उसने वॉक की कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट पी से पॉइंट क्यू की तरफ उसने वॉक की है। और किस एंगल पे वॉक की है, 50 डिग्री पे। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से की है, फ्रॉम पॉइंट पी। तो सबसे पहले ना आप जहाँ से स्टार्ट होगा बेरिंग में, तो यहाँ देखें ये जो पी है ना, यहाँ से बाबर आजम ने वॉक स्टार्ट की है। तो इसके ऊपर हमने क्या ड्रा किया, नॉर्थ। फिर किस एंगल पे वॉक की है उसने, 50 डिग्री पे। तो आप डी को यहाँ रखेंगे, ठीक है। और डी को जब रखेंगे तो जहाँ 50 डिग्री आ रहा होगा वहाँ पे आपने सेकंड पॉइंट कह देना क्यू। 50 डिग्री पे उसने वॉक की है, और कितनी वॉक की है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने पी से क्यू तक क्या लिख दिया, 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद उसने कहा कि क्यू पॉइंट पे उसने स्टॉप नहीं किया। फिर अगेन जो है ना, उसने क्यू से 140 डिग्री के एंगल पे उसने आर की तरफ वॉक की है। तो आप क्यू से आर की तरफ जाएंगे तो क्यू पे अगेन आप डी को रखेंगे, ठीक है। डी को रखेंगे और ऊपर नॉर्थ को ड्रा करेंगे। तो जब डी को रखेंगे तो टोटल एंगल जहाँ 140 बन रहा होगा ना आपकी डी के अकॉर्डिंग, उसको नाम क्या दे दोगे, आर का। फिर आप क्या करोगे, उसने ये भी दिया होगा कि आर से पी तक जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो ये आर से पी तक डिस्टेंस कितना है, 5। तो ये भी हमने मेंशन कर दिया। फिर यहाँ पे आप देखें, इसको ना हमने ये जो ट्राइंगल बनेगी इसको हमने देखना है कि ये राइट ट्राइंगल कैसे बनेगी, और उसके लिए हमने डिसाइड करना 90 डिग्री कैसे बनेगा। तो इसके लिए देखें, यहाँ मैंने 90 लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ टोटल जो एंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 140 है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इस लाइन को आप इस तरह से एक्सटेंड कर दें तो ये पोर्शन, जो ये लाइन बनती है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। और आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो मतलब इसके अगर आप पीसेस करेंगे, कट कर देंगे तो दो पार्ट बनेंगे, 90 और 90, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन थी, और पूरी स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180। तो अंदर वाला भी 90 होगा और बाहर वाला भी 90। तो टोटल ये 140 है। तो इसका मतलब 140 में से 90 माइनस करेंगे तो ये ऊपर वाला एंगल क्या आएगा, 50। तो इसलिए यहाँ पे 90 लिखा है, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है और उस पर एंगल 180 होता है। तो इसलिए ये 90 और 90 बनेगा। तो आपको पता है जो 90 के सामने होता है उसको हाइपार्टीनियस कहते हैं। ये हाइपार्टीनियस है। तो एक वैल्यू जो है बेस आ जाएगी, जैसे 3 को मैं कह देता हूँ बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसकी साइड को फाइंड कर लेंगे। एक तो हमने फाइंड करना था बेरिंग, मतलब एंगल ऑफ आर फ्रॉम पी। तो पी से आर का एंगल, तो आप क्या करेंगे, पी के ऊपर डी को रखेंगे और ऐसे देखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर के तरफ ना, एंगल को देखोगे डी रख के, जो एंगल बन रहा होगा वो आपने अप्रॉक्सीमेट लिख देना है। जैसे मेरे पास बन रहा है 103 तो ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल है आर का फ्रॉम पी से, तो वो आप देख लेंगे। और सेकंड इसका क्या था, हमने डिस्टेंस फाइंड करना था क्यू और आर का। तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रही है, इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और वहाँ से उसकी आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने इस पे ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। हाइपार्टीनियस का स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, 3 स्केयर 9 होता है, इधर आके माइनस होगा, दोनों साइड पर अंडर रूट लेंगे तो क्यू आर की लेंथ कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 14। तो अब हम इसका देखते हैं पार्ट नंबर 15। अब जो इसका पार्ट नंबर 15 है उसमें है सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल इसमें गिवन है।
राइट एंगल ट्राइंगल LMN, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपने उसमें 6 एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। 6 एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है, जो एक ट्राइंगल होती है उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स, तो टोटल कितने बन गए 6। तो एक्चुअली हमने इसमें 6 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी और कुछ हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो जैसे सबसे पहले तो इसमें LMN और NL ये एक्चुअली 3 साइड्स हैं, एंगल इसमें कोई भी नहीं गिवन, तो ये सिर्फ साइड्स गिवन है। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में इनके मैं वर्टेक्स के क्या नाम लिखूं। तो आप इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ी साइड होगी ना, जैसे यहाँ पे 10 नज़र आ रहा है, उसका नाम क्या है वर्टेक्स का, LM। तो यहाँ वर्टेक्स का नाम L लिखेंगे और यहाँ M, और उसकी लेंथ कितनी है 10। फिर बाकी आपको खुद आइडिया, और अगर इसका नाम L और M है तो इसका वर्टेक्स का नाम N होगा। L और M की लेंथ कितनी दी है 10, M और N की लेंथ कितनी दी है 8, N और L की लेंथ कितनी दी है 6। तो आपको पता है यहाँ अंडरस्टूड है, फिर 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। N के ऊपर एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। तो 3 साइड भी गिवन है और एक एंगल भी गिवन है, तो बाकी कितने एलिमेंट्स रह गए हैं, टोटल 6 होते हैं ना। तो 4 तो फाइंड कर लिए हैं, बाकी 2 एंगल रहते हैं, एक एंगल L और एक एंगल M। तो हम सबसे पहले इस एंगल L को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कॉस एंगल L। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपार्टीनियस। बेस इसमें क्या है LN मतलब 6, और हाइपार्टीनियस क्या है 10। तो कॉज इधर आके कॉज इन्वर्स हो जाएगा, कॉज इन्वर्स 6/10 कैलकुलेटर पे लिखोगे तो एंगल L कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 53.13 डिग्री। या आप उसको कैलकुलेटर पे कॉमास लिखे हुए उसको प्रेस करोगे तो वो डायरेक्ट सिंपल डिग्री आ जाएगा। और ये भी हमें पता है कि अगर 2 एंगल गिवन हो और थर्ड एंगल हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल M को फाइंड करना है तो एंगल L और एंगल N इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से एंगल M कितना आ जाएगा 36.87 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम एंगल को फाइंड कर लेंगे। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, एक्चुअली उसमें हमने क्या फाइंड करना होता है 6 एलिमेंट्स, तो उसको हम फाइंड करेंगे। अब अगर आप देखें इसका जो पार्ट नंबर इसका 16 है, तो पार्ट नंबर 16 में भी सेम टू सेम यही है। तो पार्ट नंबर 16 में भी देखें सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल। तो पार्ट नंबर 16 में भी सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल PQR, एंगल R 90 डिग्री है और बाकी ये साइड की वैल्यूज़ गिवन है। तो इसमें भी देखें हम सेम सबसे पहले एंगल R गिवन है 90 डिग्री, इसका मतलब है कि इस वर्टेक्स का नाम हमें R लिखना पड़ेगा बिकॉज़ ये 90 डिग्री है, इसका नेम R लिख दिया। फिर उसके बाद आपकी चॉइस है, एक का नाम P लिख लेंगे और एक का नाम Q। अब उसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज़ गिवन है, P से R तक जो साइड बनती है ना, P से R, इसकी लेंथ 8 है और RQ जो है ये 8 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो PQ, उसकी लेंथ फाइंड करनी है, एंगल P फाइंड करना है। ये वाला जो एंगल है ना ये भी अननोन, एंगल P और ये एंगल Q, इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें 2 साइड गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर, पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपार्टीनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ये वाला जो PQ है ना हाइपार्टीनियस, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 11.31। तो ये सबसे पहले हमने किसको फाइंड कर लिया, इसके अंदर जो इसकी साइड थी। अब क्या फाइंड करना है, एंगल को। तो हम एंगल P को फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल P को कैसे फाइंड करेंगे, अब आप देखें उसके लिए यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ किया tan एंगल P किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ से RQ की वैल्यू भी 8 है और PR की वैल्यू भी, तो यहाँ से एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर पे लिखोगे पूरे को तो एंगल P 45 आ जाएगा। तो अब थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वी नो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P is 45 डिग्री, एंगल Q we have to find, एंगल R is 90 डिग्री,
and that is equal to 180 degree, you have to add 45 plus 90, it will become 135, and you will subtract 135 from 180, so you will get angle Q 45 डिग्री। तो इस तरह से एंगल 45 आ जाएगा। और इसमें एक और पार्ट करते हैं, फिर बाकी जो पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेटेड नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ हैं। तो ये पार्ट नंबर इसका जो है ना 17 है, ये बुक में भी सॉल्व है। इस फार्मूले को, इस फंडामेंटल आइडेंटिटी को प्रूव करना है। फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? CSC का मतलब क्या होता है? कोसिकेंट। कोसिकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर, कोसिकेंट स्केयर माइनस कॉट स्केयर इक्वल टू 1। तो यहाँ थीटा चेंज हो सकता है, ये सिर्फ एक जर्नल नाम है थीटा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है। कोई भी नाम आ सकता है, कोसिकेंट स्केयर A माइनस कॉट स्केयर A। तो इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। और डायग्राम्स कोशिश करें अच्छी बनाएं। ये मैंने बाय हैंड बनाई है, आप कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ स्केल लाइंस को ड्रा किया करें। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। इसमें आपको पता है पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपार्टिनियस का स्केयर इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। अब दोनों साइड पे परपेंडिकुलर का स्केयर डिवाइड कर दें। ये परपेंडिकुलर स्केयर क्यों डिवाइड किया? बेस स्केयर भी डिवाइड कर सकते थे, हाइपार्टिनियस स्केयर भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन हमने इस परपेंडिकुलर का स्केयर क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जो कोसिकेंट है ये फंक्शन रेसिप्रोकल है साइन का, ठीक है। और आपको पता है जो कोसिकेंट है ये रेसिप्रोकल है साइन का, और जो साइन इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिनियस। तो क्योंकि कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल है, तो कोसिकेंट इसके किसके इक्वल होगा? हाइपार्टिनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो मतलब देखें लाइन के नीचे क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। तो जो भी लाइन के नीचे आएगा ना उसको आपने डिवाइड करना है। तो इसलिए परपेंडिकुलर आ रहा है ना लाइन के नीचे, इसलिए परपेंडिकुलर का स्केयर, क्योंकि यहाँ स्केयर है इसलिए परपेंडिकुलर का स्केयर हम बोथ साइड पे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आप इसमें आप देखेंगे मैंने दोनों साइड पे परपेंडिकुलर का स्केयर बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। फिर उसके अकॉर्डिंग कोसिकेंट किसके इक्वल होता है? हाइपार्टिनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपार्टिनियस और परपेंडिकुलर की जगह कोसिकेंट लिख लिया, उसका स्केयर है। बेस ओवर परपेंडिकुलर कॉट के इक्वल होता है, क्योंकि ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो कॉट किसके इक्वल होगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो इसकी जगह हमने इसका फंक्शन लिख दिया कॉट, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा। कोसिकेंट स्केयर इक्वल टू कॉट स्केयर प्लस 1, यहाँ तक भी प्रूफ आ सकता है। अदरवाइज़ कॉट स्केयर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये इस फॉर्म में भी प्रूफ आ सकता है। तो ये हमने इसका प्रूफ करना था। तो आप इनको ट्राई करें जितने भी क्वेश्चन हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इन पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमारे पास प्रूफ हैं। तो उनको हम एक वीडियो में प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आप इनको अच्छे से सॉल्व करें। अगर आपको ये क्वेश्चन इनकी PDF चाहिए आप मुझे मैसेज करें, और अगर आपको ये वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा इसको लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे से आप कमेंट करें, मैं कमेंट को रीड करूँगा। आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको कोई एक्सरसाइज में इशू है उस पर अलग से वीडियो बनाते हैं। तो आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाकी इसके जो पार्ट्स हैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे।